lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी से रिलेटेड। हमने लास्ट क्लास में कंपनी का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कंपनी का मीनिंग, फीचर, मेरिट्स, डीमेरिट्स, पार्टनरशिप के साथ डिफरेंस, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, जो आज की क्लास है उसमें हम आगे ही कंपनी के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज कितने तरह की होती है? देखो बेसिकली ना दो तरह की कंपनीज होती थी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, डिपेंड्स ऑन द ओनरशिप, है ना, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। लेकिन क्या हुआ, 2013 में एक नया फॉर्म आया कंपनी का, जिसको हम कहते हैं ओपीसी। जब कंपनी एक्ट 2013 आया ना, उसने एक नया फॉर्म जो है कंपनी का आगे लाके रखा, जो कि है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने जरूरी है और पब्लिक में 7, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर जो है कंपनी को खोल सकता है। ये रीजन क्या था इसका, कि जो लोग सोल ट्रेड वगैरह करते हैं, है ना, वो इलीगली या फिर पार्टनरशिप में है, वो इलीगली कंपनी के बेनिफिट्स ना उठाए। समझ रहे हो, वो खुद आगे अपने कंपनी की तरह खुद को रजिस्टर करवा के कंपनी के बेनिफिट्स उठा लें, है ना। तो इसीलिए ओपीसी आया, समझे। सो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक, दैट इज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, ये ध्यान रखना, सेक्शन 2 होता है, सबसेक्शन 68 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का, कि एक प्राइवेट कंपनी वो है जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? देखो 3 तरह के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड लास्ट में इज प्रोस्पेक्टस, जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में करवाना है। ठीक है, आपका आगे चैप्टर में है टॉपिक। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी का वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी का और उसके आउटसाइड पार्टीज का क्या रिलेशन होगा वो डिफाइन करेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कि कंपनी का और उसके इनसाइडर मेंबर्स का क्या रिलेशन होगा, इंटरनल रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे वो डिसाइड करेगा। और प्रोस्पेक्टस होता है, जैसे हमारे स्कूल्स के प्रोस्पेक्टस होते हैं, कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस होते हैं, जिससे लोगों को इनवाइट करेंगे कि आओ और हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, समझ रहे हो, वो प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है कंपनी का जिसमें उसके इंटरनल रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज कंफर्म हो कि उसमें जो है, देखो प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी? जो अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकती, समझ रहे हो, अगर शेयर कैपिटल है। पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का नाम पब्लिक क्यों है? क्योंकि वो पब्लिक में शेयर जो है इशू कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी का नाम प्राइवेट क्यों है? क्योंकि वो पब्लिक में शेयर इशू कर ही नहीं सकते, प्राइवेटली लोग जो है शेयर उसके बेचते हैं, समझ रहे हो, प्राइवेटली, समझ आया। तो प्राइवेट कंपनी के अगर कोई शेयर्स हैं भी हैं तो उसकी जो है हम इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, समझ रहे हो। और जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर्स इजीली ट्रांसफर होते हैं। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर होंगे। और मेंबर्स में कौन कौन नहीं आएगा? एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कहता हुआ प्रेजेंट एम्प्लॉयज जिन्होंने मेंबरशिप भी ले रखी है, तो ये कंपनी में नहीं आएंगे। सॉरी, एक जो प्रीवियसली एम्प्लॉयज थे एज वेल एज इट्स मेंबर, लेकिन अब चाहे वो एम्प्लॉयज नहीं है लेकिन मेंबर हैं, मतलब उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं, वो भी इस 200 की काउंटिंग में नहीं आएंगे। तो इसके अलावा 200 पर्सन और हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो मेंबरशिप कितनी हुई? 2 से 200। जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता, 7 मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पब्लिक से शेयर्स एंड डिबेंचर इशू नहीं करवा सकती जो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का नाम ही प्राइवेट क्यों है? क्योंकि वो प्राइवेटली पैसा इकट्ठा करती है, वो लोगों को इन्वाइट नहीं कर सकती कि आओ और मेरे शेयर्स डिबेंचर खरीदो, है ना। सो पुट्स अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट ऑल्सो। और जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज होनी चाहिए। और ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, अब तो ऐसे आई थिंक ये है नहीं, ये कंफर्म कर लेना, ठीक है। सो दिस वन इज द प्राइवेट कंपनी, समझ आया। सो प्राइवेट कंपनी कौन है? जो ये कंडीशंस को पूरा करता है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, कि पहला तो मेंबर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, 2 से 200 मेंबर होंगे, जिसमें इंप्लॉयज को काउंट नहीं किया जाएगा, चाहे वो मेंबर्स हैं अब, चाहे वो प्रीवियसली इंप्लॉयज थे। फिर पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारे शेयर्स डिबेंचर खरीदो, ना हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब बेच सकते हैं उनको। और उसके बाद मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज। तो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं जो मैंने आपको बताई, तो वो कंपनी क्या होगी? प्राइवेट कंपनी। कौन होगी वो? प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो इसके क्या फायदे नुकसान है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू ऑब्जर्व ऑल द 5 above कंडीशंस इन ऑर्डर टू रिमेन अ प्राइवेट कंपनी। अगर वो प्राइवेट कंपनी का फायदा उठाना चाहती है
प्राइवेट कंपनी ही रहना चाहती है तो ऊपरले 5 जो कंडीशंस मैंने आपको बताई ये कंफर्म है कि उसको पूरी करनी पड़ेगी। अगर किसी भी टाइम ये कंडीशन को वायलेट किया जाता है, मतलब नहीं माना जाता है ना, कंपनी को पब्लिक कंपनी कंसीडर कर लिया जाएगा उसी टाइम, और कंपनी को अपने वर्ड, अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखवाना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक है तो ओनली लिमिटेड वर्ड हम लिखवाते हैं, ओपीसी है तो ओपीसी लिखवाते हैं, समझ आया। तो एक प्राइवेट कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रिविलेजेस वगैरह ऐड करते हैं, मतलब प्रिविलेजेस मतलब फायदे होते हैं। अब मेरी बात समझो, मैंने आपको बताया कि पब्लिक कंपनी में हम लोगों को बुला सकते हैं, शेयर्स वगैरह खरीद लो, प्राइवेट में नहीं बुला सकते, तो इनका क्या फायदा नुकसान है वो हम आगे पढ़ेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि प्राइवेट का फायदा क्या है। लॉ में प्राइवेट कंपनीज को बहुत से फायदे दिए गए, लाइक अब खुद ही सोचो, पहली बात ही कि प्राइवेट कंपनी में 2 लोग मिलकर भी प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, कि पब्लिक में हमें 7 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो। तो यही एक हो जाएगा। आगे ऐसे और पढ़ेंगे। फिर आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी है, अब उसका क्या था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, इसका क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कहता पब्लिक कंपनी वो है, मींस अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट। ऊपरली 5 कंडीशन को नहीं माना तो वो क्या हो गई, प्राइवेट हो गई ना। सो इन अदर वर्ड्स पब्लिक कंपनी इज वन विच हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है मेंबर्स की, उसमें तो 200 है लिमिट, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं शेयर डिबेंचर के लिए, पब्लिक को पब्लिक डिपॉजिट्स बेचने के लिए कर सकते हैं, और मिनिमम पेड अप कैपिटल वहां कितनी थी 1 लाख और यहाँ कितनी है 5 लाख रुपीज, ठीक है। और इसके पीछे क्या वर्ड लगेगा, ओनली लिमिटेड। उसके पीछे क्या लग रहा था, प्राइवेट लिमिटेड, इसके पीछे क्या लगेगा, ओनली लिमिटेड वर्ड लगेगा, समझ आया। सो इट रेफर्स टू अ कंपनी हुज शेयर कैन बी फ्रीली बॉट एंड सोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक। इजी, जो हम शेयर मार्केट में बेचते हैं वो हमारे पब्लिक कंपनी के होते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। अब मैंने आपको ये बताया, कहता 1 पर्सन कंपनी, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ 1 पर्सन कंपनी इन इंडियन कंपनी एक्ट 1956। जो पहले कंपनी एक्ट चलता था 1956 उसमें ये नहीं था, लेकिन बहुत सारे रीजंस के कारण जो कंपनी बिल 2012 आया, लोकसभा में पास हुआ, और फिर 2013 एक्ट आया, उसमें 1 पर्सन कंपनी की स्टैब्लिशमेंट के लिए मतलब लागू कर दिया गया। सो 1 पर्सन कंपनी रेफर्स टू अ कंपनी जिसका एक ही पर्सन होगा एज अ मेंबर, ठीक है। सो इट रेफर्स टू अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी कंपनी। नॉर्मल कंपनी की तरह वो काम करेगा, ठीक है। सो कॉजेज क्या है, क्या रीजन था कि 1 पर्सन कंपनी आई। फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज लाना, वही सोल ट्रेड मैंने आपको बताया, सोल ट्रेड हो गया, पार्टनरशिप हो गया, है ना। इनको हम अगले, अब आप सोचोगे पार्टनरशिप में तो एक मेंबर होता ही नहीं, पता क्या हो सकता है, ज्यादा मेंबर होते हैं उसको एक ही माना जाता है, समझ रहे हो, एक ही बंदे को माना जाता है मेनली। सो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अनऑर्गेनाइज है तो लोग इस पर ट्रस्ट भी नहीं करते, वो हेजिटेट होते हैं, लोन भी नहीं देते, क्रेडिट पे सामान भी नहीं देते, तो इसकी वजह से ओपीसी आया। सोल ट्रेडर्स की जो है गुड अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंटर हो सकते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, लोन्स वगैरह इजिली ले सकते हैं। सो वो क्या है, वो कंपनी बना सकते हैं बिना बाकी पीपल्स को ज्वाइन किए, मतलब अकेला ही पर्सन, मैं पहले दुकान चला रही थी, मैं उसको एज अ कंपनी रजिस्टर करवा सकती हूँ, तो मुझे सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के, है ना, तो वो चीज हो जाएगी। और उसके बाद प्राइवेट कंपनी रॉन्ग वे से जो बन रही थी, ठीक है, उसको रोकने के लिए कहता है एज इज ऑलरेडी क्लियर दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी 2 पर्सन तो चाहिए ही चाहिए थे। अगर एक सिंगल पर्सन जो है प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता था वो क्या करता था, किसी का नाम दे सकता था, सिर्फ नाम दे देता था, ठीक है, लेकिन काम शेयर सारा खुद रखता था, है ना। तो गलत तरीके से प्राइवेट कंपनीज आगे आ रही थी क्योंकि 2 मेंबर्स तो चाहिए थे। सो यहाँ पे पता लगा कि 2 मेंबर से जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली 1 पर्सन जो है रियल ओनर है कंपनी का। तो इस प्रैक्टिस को चेक करने के लिए भी एक नया फॉर्म आया 1 पर्सन कंपनी के। एक पर्सन खुद ही कंपनी खोल ले, फिर जरूरत ही क्या है गलत तरीके से खोलने की, है ना, तो वो चीज़ आ जाएगी इजी। तो फीचर्स ऑफ ओपीसी की अगर बात करें 1 पर्सन कंपनी का, पहले तो ये ओनली 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड, कहता फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी सिर्फ 1 पर्सन ही नीडेड है, 1 पर्सन ही ओपीसी को रजिस्टर करवा सकता है, अपने बिजनेस कंट्रोल स्टार्ट कर सकता है। स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी, ठीक है, वही चीज़ आ गई कि अब इसका जो स्टेटस है वो प्राइवेट कंपनी के वाला ही होगा, सेम उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। सारे एग्जाम्पशंस और प्रिविलेजेस मतलब फायदे मिलेंगे जो हमारी प्राइवेट कंपनी को मिलती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, देखो पहले कंपनीज में ये चीज़ नहीं होती थी, अब होती है, क्योंकि देखो पहले क्या है 2 मेंबर है, 7 मेंबर है, जिससे ज़्यादा मेंबर है, कोई एक मर भी गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है एक ही मेंबर है, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो कल को कंपनी का क्या होगा, तो कौन उसको संभालेगा, कौन उसको डिसोल्यूट करेगा अगर करना है। तो इसीलिए इसमें एक नॉमिनी की वो आया कि एक नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है कि कल को अगर 1 पर्सन कंपनी में जो 1 पर्सन मेन मेंबर है उसको कुछ हो जाता है तो कौन ओनर होगा, समझ रहे हो। सो
कहता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी ओनली वन मेंबर हैज टू नॉमिनेट सम अदर पर्सन, ठीक है। द पर्पस ऑफ नॉमिनेटिंग अ पर्सन इज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। अगर डेथ या इनेबिलिटी टू मेन हो जाती है मेन मेंबर की, डेथ या इनेबिलिटी हो जाए अगर मेन मेंबर की ओपीसी की, जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो मेन मेंबर बन जाएगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक रिटन कंसेंट लेना पड़ता है उस नॉमिनेटेड पर्सन से भी, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करवाना पड़ता है कि हाँ ये पर्सन रेडी है मेरा नॉमिनी बनने के लिए। इजी। उसके बाद जॉइंट होल्डर, अब वही आगे जो मैंने आपको बताया था, कहता ओपीसी में एक ही पर्सन ओनर होगा सारे शेयर्स ऑफ का। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर ये कंपनी खोलना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में वो जॉइंट होल्डर्स माने जाएंगे, एक ही मेंबर माने जाएंगे, एक से ज़्यादा मेंबर नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और लिमिटेड लाइबिलिटी तो है ही है, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। अगर लॉस हो जाता है तो सिर्फ जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वहाँ तक उनको क्या होगा, लॉस होगा। और स्पेशल वर्ड, अब बताओ फटाफट, पब्लिक को लिमिटेड लिखना पड़ता है, प्राइवेट को प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है, और इसको ओपीसी लिखना पड़ता है रिटर्न इन ब्रैकेट्स अपने नाम के पीछे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, अब मुझे एक बात बताओ, इन एन ओपीसी जनरली नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 ही होगा। मेन नंबर ऑफ कंपनीज ऑल्सो इस डायरेक्टर, जो मेन मेंबर है वही खुद भी डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स ही रख सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद मीटिंग ऑफ क्या है, डायरेक्टर्स की अगर मीटिंग की बात करें, ओपीसी के लिए ऑब्लिगेटरी टू कॉल द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार बुलानी पड़ेगी। जो गैप पीरियड है 2 मीटिंग्स का कैन नॉट बी लेस देन 90 डेज। अगर एक ही डायरेक्टर है तो मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। अब मैं ही मेंबर हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ, तो मैं किससे मीटिंग करूंगी, समझ रहे हो। अगर 15 मेंबर हैं, 15 से मतलब लगा 2 से 15 के बीच में मेंबर है, तो उनको साल में 2 बार क्या है मीटिंग करनी पड़ेगी, और जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज के कम का नहीं होगा, मतलब 3 महीने के गैप में तो मीटिंग करनी है, ठीक है, 3 महीने से कम नहीं हो सकता। इजी। उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग, देखो बाकी कंपनीज को कंपलसरी होता है कि उसको एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है, कि शेयर होल्डर को बताना होता है कि सारे साल में हमने क्या किया, क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, क्या डिसीजन लिए, ये चीजें साल के एंड में जो रिजल्ट बताती है। अब मुझे एक बात बताओ, ओपीसी में 1 ही पर्सन है और तो कोई है ही नहीं, शेयर होल्डर नहीं है, ओनर नहीं है, तो किसको मीटिंग में बताऊंगे कि क्या रहा, समझ रहे हो। तो इसको एनुअल जनरल मीटिंग की भी जो है जरूरत नहीं है। ओपीसी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉलिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि देखो हाउएवर इट इज ऑब्लिगेटेड एट ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास करने हैं वो मिनट्स बुक में लिखे होने चाहिए। मिनट्स बुक में जो सिग्नेचर होते हैं मेंबर के और डेट के साथ होने चाहिए। मिनट बुक क्या होती है, फटाफट बताओ, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, है ना, +1 के हो ना अभी तुम। चलो मिनट्स बुक क्या होती है, देखो जब मीटिंग होती है ना किसी भी कंपनी की, तो जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है ना वो एक बुक लेके बैठा होता है और उसमें मेन पॉइंट्स नोट करता रहता है कि मीटिंग में क्या हुआ, कितने बजे क्या डिसीजन लिया गया, तो इसको हम कहते हैं मिनट्स बुक, समझ रहे हो, जिसमें मीटिंग की सारी डिटेल्स लिखी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये हर कंपनी की होती है, ठीक है। ऐसे ही सेम ओपीसी में भी अगर कोई स्पेशल या जनरल रेजोल्यूशन लिया जाता है तो उस टाइम पे मिनट्स बुक बनानी तो ज़रूरी है, लेकिन ओपीसी को एनुअल जनरल मीटिंग करनी ज़रूरी नहीं है। अगर वो सिंगल पर्सन ही है तो किससे मीटिंग करेगा, क्यों ही करेगा, समझ रहे हो। और अब आपको ये भी नहीं पता होगा स्पेशल और ये जनरल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है क्या है। जब कोई कंपनी के मेंबर्स होते हैं ना, अब समझो एक कंपनी के फॉर एग्जांपल 50 मेंबर है, ठीक है। अगर उसको कोई ऑर्डिनरी नॉर्मल रेजोल्यूशन लेना है, मतलब नॉर्मल डिसीजन पास करना है, तो 50% का रूल है कि अगर 50 में से 26 लोगों ने हाँ कर दी तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा, 26 लोगों ने नहीं हाँ की तो नहीं लिया जाएगा। 50% का रूल है, वही कि आधे लोग अगर कहते हैं ना वोटिंग करते हैं, हम हाथ खड़ा करते हैं, क्लास में भी कई बार ये चीज़ करते थे, ठीक है, तो वो चीज़। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, जब 75% लोग मान जाएंगे तभी उस डिसीजन को लिया जाएगा, वो स्पेशल केसेस में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। चलो फिर परपेचुअल सक्सेशन, वही आ गया कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो बट द कंपनी मस्ट गो ऑन। लेकिन यहाँ में मेंबर ही एक है, लेकिन हमने उसका क्या किया, नॉमिनी रखवा लिया, समझ रहे हो, इसीलिए ये कंटिन्यू करेगी। सो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, ओपीसी की ही परपेचुअल सक्सेशन है, ये लॉन्ग टाइम चलेगी। अगर डेथ या इनेबिलिटी हो जाती है मेन मेंबर की, तो जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो ओपीसी का मेंबर बन जाएगा और जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेगा एंड ओपीसी कंटिन्यूज टू हैव इट्स परपेचुअल सक्सेशन, राइट। और इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो एंटिटी है ओपीसी की सेपरेट फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। जो कंपनी है अपने नाम पे एसेट खरीदेगी, अपने नाम पे केस होगा, इस पे केस होगा। जो ओपीसी का मेंबर है उस पर जो है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, वो अलग लीगल एंटिटी है, समझ रहे हो। इजी। तो ये आपका ओपीसी का समझ आया फीचर सारे। अब आ जाओ फॉर्मेशन, ओपीसी बनता कैसे है, क्या बना, क्या इसमें अलग रहेगा, है ना। सो मेन स्टेजेस क्या है, सबसे पहले गिविंग सेपरेट नेम, सबसे पहले ओपीसी का नाम चूज किया जाता है। कंपनी बिजनेस इज रन इन दिस नेम, सो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी भी तभी फॉर्म होगी अगर उसका कोई अलग नाम होगा, है ना। फिर नॉमिनी को अपॉइंट किया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ओपीसी में एक मेंबर को डिक्लेयर किया जाएगा एज अ नॉमिनेटेड मेंबर कि मेरे को अगर कुछ हो जाता है तो कल को ये मेरी कंपनी संभालेगा, और उससे भी रिटन कंसेंट लिया जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाया जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेरा अभी बताए डॉक्यूमेंट्स उनके साथ। और पर्पस क्या है, ताकि कंटिन्यू
कंटिन्यू रहे हमारी ओपीसी। ओपीसी का नेम जो है 1 पर्सन कंपनी वो ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, जो भी नाम लिखा है XYZ ब्रैकेट में ओपीसी 1 पर्सन कंपनी लिखा जाएगा। और फिर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वही आगे 3 डॉक्यूमेंट्स मेनली सबमिट करवाने हैं, MOA, AOA और रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनेटेड। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस नहीं है, क्यों? प्रोस्पेक्टस तो वो कंपनी बनाएगी ना जिसे लोगों से शेयर इकट्ठे करने हैं, पैसे इकट्ठे करने हैं, वही बनाती है। अब इसको तो करना ही नहीं है, वो चीज़ आ जाए क्योंकि प्राइवेट कंपनी है ना। फिर इसको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेटिस्फाई हो जाएगा कि इसने सारी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है, तो इसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये कंपनी स्टार्ट कर लेंगे। इजी। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? देखो, हो तो सोल ट्रेड वाला ही काम गया, मैं अकेले अपना काम चला रही हूँ, मुझे किसी से कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। कल को अगर पर्सनल लॉस होगा तो मुझे मेरी कैपिटल इन्वेस्टेड तक ही क्या होगा, मेरी लॉस होगा, उसके अलावा मुझसे लोग पैसा नहीं मांग सकते, है ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक अच्छा अल्टरनेटिव है कि रिस्क इसमें कम हो जाता है, ठीक है, वो गुड अल्टरनेटिव है। और सोल शेयर होल्डर हूँ, कल को प्रॉफिट होता है मेरा ही होता है, समझ रहे हो, मुझे ही प्रॉफिट मिलेगा। अकेली डायरेक्टर हूँ, सिक्रेसी भी मेंटेन रहेगी, मोर लॉजिकल है, ठीक है, ज़्यादा सही है ये बाकियों से, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। और हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंटर कर जाते हैं। सोल ट्रेड तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता ही नहीं है, उसका तो कोई लॉ ही नहीं है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो वो चीज़, ये था अपने फ़ायदे। अब नुकसान क्या है? अब देखो, सोल ट्रेड मैंने खोल लिया, मैंने एक दुकान खोलनी है, आपने खोलनी है, दुकान खोलो, बैठ जाओ, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं, लेकिन ओपीसी के लिए फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना है तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, फॉर्म्स भरना, फीस भरना, ये सब करना पड़ेगा। फिर रिसोर्सेज की शॉर्टेज, बात तो वही आ गई ना। कंपनी का मतलब ही क्या था कि बहुत लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अगर अकेले पर्सन बना रहा है तो कंपनी रिसोर्सेज तो फिर भी शॉर्ट हो गए, और डिसीजन कई बार अकेला पर्सन सही नहीं ले पाता, ये वही सोल ट्रेड वाले आ गए, है ना। ईजी, समझ आया? चलो, अब है ये मेन, अब ये समझना, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो पहले ही आ जाओ, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी फटाफट बताना मेरे को, ठीक है। आप पढ़ लिया अपन ये सारा। सो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 2 to 200 एज पर कंपनी एक्ट, और 200 में कौन नहीं आएगा? प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी हु आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम नो लिमिट, है ना। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना जरूरी है, जबकि पब्लिक के पीछे ओनली लिमिटेड वर्ड से भी चल जाएगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर इसमें 2 चाहिए और इसमें 3। अब देखो, प्राइवेट वालों को इसमें भी फायदा है, नंबर ऑफ मेंबर्स में भी फायदा है और नंबर ऑफ डायरेक्टर में भी फायदा है ना। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि प्राइवेट की प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है। इसको मिनिमम 2 डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा, लेकिन इसको 3 डायरेक्टर चाहिए। इन्विटेशन टू पब्लिक, ये इन्वाइट नहीं कर सकती क्योंकि ये कौन है? प्राइवेट कंपनी है, और पब्लिक कंपनी इन्वाइट कर सकती है पब्लिक को कि आओ हमारे शेयर्स डिवेंचर खरीदो। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर पब्लिक को इन्वाइट ही नहीं कर सकते तो ट्रांसफर की क्या बात करते हो, है ना। और यहाँ पे कोई ट्रांसफर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकते हैं आराम से। प्रोस्पेक्टस, अब मुझे एक बात बताओ, जब लोगों से पैसा ही नहीं मंगवाना, शेयर डिवेंचर इशू ही नहीं करने पब्लिक से, तो हमें जो है प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है ही नहीं, कैन नॉट इशू। लेकिन पब्लिक कंपनी को लोगों से पैसा मंगवाना है तो उसको क्या इशू करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बाई चांसली प्रोस्पेक्टस नहीं बना रही तो एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब ल्यू क्या होता है? बदले में, ठीक है। अब स्टैच्यूटरी मीटिंग बुलाना जरूरी नहीं है, लीगल मीटिंग्स, और इसको स्टैच्यूटरी मीटिंग बुलाना जरूरी है, ये भी इसका फायदा होगा, देखो, है ना। उसके बाद डायरेक्टर्स को लोन देना है तो ये लोन दे सकती है डायरेक्टर को बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से देगी। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल, अगर डायरेक्टर को कोई लोन देना है पब्लिक कंपनी ने, उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ये भी फायदा हो गया प्राइवेट को, है ना। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, इसको इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाने नहीं होते कि पूरी लिस्ट नहीं बनानी मेंबर्स की, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मेंबर 50 से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको इंडेक्स ऑफ जो मेंबर्स हैं वो बनाना पड़ेगा। और मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख एंड 5 लाख हमने पढ़ लिया था। इजी, पता लगा प्राइवेट कंपनी को क्या क्या फायदे हैं, है ना। चलो अब आ जाओ एलएलपी पे और प्राइवेट कंपनी में। मुझे बताओ एलएलपी क्या था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, ये मत कहना यहाँ तो करवाया ही नहीं, करवाया मैंने आपको, ठीक है। सॉरी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें आपकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। नॉर्मल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन एलएलपी में आप क्या होते हो? अनलिमिटेड, आपकी लिमिटेड क्या होती है? ये लाइबिलिटी होती है। और प्राइवेट कंपनी मैंने आपको बढ़ा ही दिया। तो एक्ट कौन सा है? एलएलपी का एक्ट है, एलएलपी 2008, और प्राइवेट कंपनी का इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अब जो चल रहा है, ठीक है। रिसेंट 15 में अमेंडमेंट आई थी, लेकिन 13 में चल रहा है, ठीक है, अमेंडमेंट्स आई थी बस। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करानी पड़ेगी। नेम की बात करें तो इसके पीछे एलएलपी लिखा जाता है, इसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होता है। मेन डॉक्यूमेंट एलएलपी का एग्रीमेंट, इसमें एमओए और एओए मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से कोई भी लिमिट नहीं है, एलएलपी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और इसमें 2 से 200 और 200 में भी एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे। लाइबिलिटी की बात करें तो जितनी इन्वेस्टमेंट की है उतनी लिमिटेड है, इसमें भी लिमिटेड है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितनी हमने कैपिटल लगाई है ना।
एजेंसी रिलेशनशिप, हर पार्टनर जो है एलएलपी का बिजनेस का एजेंट है, बाकी पार्टनर्स का नहीं है। यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो कंपनी के एजेंट है, मेंबर्स नहीं, क्योंकि डायरेक्टर को काम करना पड़ता है कंपनी के लिए। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना जरूरी है फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। और यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होता नहीं, कौन होता है, डायरेक्टर होता है। डायरेक्ट तो वो लेगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ई फॉर्म्स वगैरह को फिल करने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर के डिजिटल फॉर्म में सिग्नेचर्स होते हैं। और यहाँ पे भी ई फॉर्म्स वगैरह फिल करने के लिए एटलीस्ट एक डायरेक्टर के जो है डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। मैनेजरियल पर्सनल, तो डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वही होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स जो है नहीं करते, ठीक है, मैनेजरियल एक्टिविटीज़। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो ये आपका टॉपिक हो गया पूरा। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तब तक के लिए इसको कर लो। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's